हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है सीबीएसई बोर्ड का। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम डेली आपको 10 से 15 पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करवाएंगे डेली। आज से स्टार्ट होगा डेली पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कुछ सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पीवाईक्यूज डेली रहेगा। जितना साल का हो सकता है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। आज ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर नेक्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो आज से आप लोग का हम स्टार्ट कर रहे हैं। पीवाईक्यूज को आपके चैनल्स पे मिल जाएगा। इसी चैनल पे आप डेली बने रहिएगा, आपको डेली पीवाईक्यूज मिल जाएगा। आप लोग को जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर कहीं पे भी अगर किसी भी तरह का कोई डाउट्स होता है तो आप बता देना, मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि ये डाउट्स हो रहा है, ये कैसे हुआ, तो मैं आपको उस वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आज हम लोग 2025 का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले एग्ज़ाम में पिछले ईयर के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट कोड 041 है जो कि पिछले साल, ठीक है, हुआ था एग्ज़ाम। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शंस का, और कितने कम टाइम में हम लोग को इसको सॉल्व करेंगे ये भी ध्यान देखना, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k। ठीक, क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसका दो रूट है, अल्फ़ा और बीटा, जिसको हम लोग जीरोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, आप लोग एक पढ़े होंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़े होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, -b/a होता है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अब हमको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 3x² + 6x प्लस क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है। तो a इसमें क्या है, 3 है, b क्या है, 6 है, c क्या है, k है। c हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं यहाँ पे, k अननोन वैल्यू है जिसको कांस्टेंट माना गया है, तो c हमारा क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो -b/a यानी -b लग जाएगा, और b कितना है हमारा, 6 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6/a, a क्या है हमारा, 3 है। इसको हम दूसरे जगह थोड़ा प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब आइए, ठीक है, -b/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/3 हो जाएगा। c/a यानी c क्या है हमारा, k है, और a क्या है हमारा, 3 है, तो c/a यानी कि k/3। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं, -6/3 निकाले। इसको -6/3 यहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा है, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है हमको, k/3। तो इसको हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, k/3 पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/। अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, -6 + k/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3। 3 कैंसल आउट हो जाएगा, -6 + k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो -6 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 6, यानी कि k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 जो है ये 6 के आगे प्लस का साइन है, ये बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x = 1 एंड y = 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x - 3y + a। यानी x और y जो है ये क्या है, सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, तो जो गिवन लीनियर इक्वेशन है।
अब ध्यान देना है, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे है। ये दोनों इक्वेशंस का x1 और y जो है 2, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं x और y की वैल्यू को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 2x, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, -3y, y का वैल्यू कितना दिया है 2, प्लस a इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 2, और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 6, प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 2 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, प्लस a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। a का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में इसको पुट करते हैं, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1, प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 2, प्लस माइनस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से 2 मिल जाएगा, यहाँ से 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। अब a का वैल्यू हम लोग को निकल गया, b का वैल्यू हम लोग को निकल गया। अब हम लोग को रिलेशन बिल्ड करना है। इक्वेशन ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन में अब इसकी वैल्यू a कितना है, पहला में क्या कर रहा है a इक्वल टू 2b, क्या देखते हैं a और 2b सही है या फिर नहीं है, इसको हम लोग को देखना है। ठीक है, वैल्यू को पुट करते हैं, a अगर हम 4 लेते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, a 4 है, b कितना है 2 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये देखो इक्वल नहीं हो रहा है, जब इक्वल नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 2a, यानी कि 2 इंटू ए का वैल्यू कितना निकाला 4 निकाला, इक्वल टू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 8। तो ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब थर्ड के लिए जाते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P -4 5 एंड Q 4 6। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ P पॉइंट हो गया, ये हमारा Q पॉइंट हो गया। P का वैल्यू कितना दिया -4 दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ है, Q का 4 और 6। अब क्या कर रहा है कि मिड पॉइंट हमको एक यहाँ पे पी क्यू का क्या निकालना, एक मिड पॉइंट लेना है, इस मिड पॉइंट को हम ए नाम देते हैं। अब जानते हैं हम कि जब भी कोई भी हम लाइन पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका क्या होता है एक्सिस होता है, वो एक्स एक्सिस हो गया और क्या होगा उसका वाई एक्सिस होगा। ठीक, अब मिड पॉइंट, अब आप लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े होंगे, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सेक्शन फार्मूला का यूज करना है, वो भी मिड पॉइंट के लिए यूज करना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट का रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये साइड और ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि दोनों जो है वो 1:1 के रेशियो में क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो इसके लिए डायरेक्ट एक रूल है निकालने के लिए, तो वो रूल क्या है हमारे पास, एक डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। जब हमारा क्या होता है कि मिड पॉइंट दिया हुआ रहता है तो हम लोग वो भी यूज हम लोग सेक्शन फार्मूला का ही यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, क्या है 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 बाई 1 प्लस 1, ये y के लिए हो गया, और सॉरी ये x के लिए हो गया, और y के लिए 1 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना है -4 है, तो 1 इंटू -4 कितना हो जाएगा -4, प्लस 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, इसको 4 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, y के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 5/6/2। अब इसको सॉल्व करो, -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 0/2, ये 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 11/2 हो गया। तो हमको जो पॉइंट निकला यानी कि ए का जो एक्सिस निकला वो कितना निकल गया 0 निकला, और कितना निकला 11/2 निकला। अब इसमें क्या कर रहा है कि जो मिड पॉइंट लाई करेगा, अब हम इसको मिड पॉइंट पे लाई करेगा तो एक्स एक्सिस हमारा क्या हो गया 0 हो गया, और वाई एक्सिस हमारा कितना हो गया 11/2। तो अब इसमें तो हमको बताना है कि ये जो पॉइंट है वो किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या फिर वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो एक्स एक्सिस पे तो लाई नहीं करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस इसका 0 है, तो एक्स एक्सिस नहीं होगा। वाई का हमको पॉइंट मिल रहा है, तो वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है,
थीटा इज एन एंगल, थीटा जो है क्या है, एंगल है। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा जो है एक एक्यूट एंगल है। और हमको क्या दिया हुआ है, 7+4 साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, 4 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस क्या हो जाएगा 7। 4 साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना निकल रहा है हमको 1/2। और 1/2 साइन थीटा के कौन से वैल्यू, कौन से एंगल के बराबर होता है, तो 30 डिग्री के बराबर होता है। तो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos, आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं 1/cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ करेंगे सेक थीटा का वैल्यू को पुट कर देंगे, सेक थीटा इंटू क्या है, सेक थीटा। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटीज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज होता है क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, देखो tan स्क्वायर थीटा को हम tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाते हैं और ये +1 को उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, SCF दिया हुआ है। SCF कितना दिया हुआ है, SCF m दिया हुआ है और LCM n दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग SCF निकाल देते हैं। SCF ऑफ 98 और 28, SCF हम लोग उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे और वो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट। तो आप लोग को पता होगा 14 का टेबल पढ़ोगे तो 14 7 जा 98 और 14 2 जा 28। तो 14 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। तो इसका मतलब m का जो वैल्यू है वो कितना निकल गया, 14 निकल गया। अब LCM निकाल लेते हैं, LCM 98 और 28, LCM निकालो। LCM इसका क्या हो जाएगा, 98 28 का LCM निकालेंगे। पहले तो किससे डिवाइड लगाएंगे, 14 से डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, तो 14 से जब डिवाइड लगाएंगे तो क्यों निकालेंगे 14 से, क्योंकि 14 तो डिवाइड करेगा ही ना। 14 जो है वो हमको क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा ही। तो कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा, ये 7 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में। तो इसका LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 × 7 × 2, दैट इज कितना निकल के आएगा, 196। तो n का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आया, 196। अब हमको क्या करना है, इसके वैल्यू पर पुट कर देना है, n-7 n-7 m, n का वैल्यू 196 और m का वैल्यू कितना है 14 है। तो 196 माइनस 98, 7 × 14 कितना हो जाएगा 90, 196 माइनस 98 कितना हो जाएगा 98। तो आंसर कितना हो जाएगा 98। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। एक्सट्रीमिटीज हम लोग किसको बोलते हैं, अंत भाग को बोलते हैं। अंत भाग यानी कि छोर, छोर किसको बोलते हैं, कि जो लास्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल हमको क्या करना है, एक सर्कल ले लेना है। ठीक है, एक सर्कल लेते हैं, जैसे कि ये सर्कल लिए। ठीक है, अब इसका क्या होगा, डायमीटर, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर लेते हैं हम लोग। ठीक है, डायमीटर का ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट है, ये भी इसका क्या हो गया डायमीटर। अब क्या कह रहा है एक्सट्रीमिटीज,
ऑफ द डायमीटर, जो टेंजेंट जो है वो ड्रॉ किया गया है इसके एक्सट्रीमिटीज से, एक्सट्रीमिटीज यानी कि इसके एंड पॉइंट से ड्रॉ किया गया। तो ये एक लाइन हो गया, ठीक है, और एक लाइन ये हो जाएगा हमारा जो कि इसके एक्सट्रीमिटीज पे है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि हमको बताना है कि इसका जो एक्सट्रीमिटीज है यानी कि जो दोनों टेंजेंट है वो दोनों टेंजेंट जो है इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। दोनों टेंजेंट जो है वो क्या है, तो इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं और इसको S मान लेते हैं, और यहाँ पे हमारा सेंटर हो गया O, ठीक है। जो टेंजेंट अगर अब देखो ये OA जो है ये क्या होता है, जो सेंटर से टेंजेंट तक का जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। सेंटर से टेंजेंट तक का जो दूरी होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो OA जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, PQ पे परपेंडिकुलर है। तो इस एंगल को 1 मान लेते हैं और इस एंगल को हम लोग 2 मान लेते हैं। तो एंगल 1 जो है वो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इधर से OB जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, RS पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एंगल 2 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, जब एंगल वन और 2 दोनों इक्वल हो गया और ये लाइन है, तो क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है क्या, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलके क्या हो रहा है, 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये दोनों में रिलेशन कैसा होगा, अल्टरनेट। तो बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों लाइन क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, की वजह से क्या हो जाएगा, ये PQ जो है वो RS के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो। तो जो टेंजेंट के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो कैसे रिलेशन बनेगा, पैरेलल का रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है देखना। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंगल B, दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए फिगर ही ले लेते हैं दोनों ट्रायंगल का, ठीक है। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। दो ट्रायंगल ले लिए, इसका नेमिंग कर देते हैं ABC, और ये हमारा क्या हो जाएगा, DEF, ठीक है। एंगल B जो है वो किसके इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, ठीक है। एंगल F जो है किसके इक्वल है, एंगल F जो है वो एंगल C के इक्वल है, ठीक है, एंगल F C के इक्वल है। और AB जो है वो 3DE है, तो AB जो है वो क्या है, 3DE है। तो अगर हम DE को इस साइड लेके आते हैं, DE को हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो में बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3, अगर नहीं रहता है तो 1, यानी कि AB का जो वैल्यू है वो 3 हो रहा है और DE का जो वैल्यू है वो कितना है, 1। अब आप लोग कन्ग्रुएंसी पढ़े हो, सिमिलैरिटी पढ़े हो, तो सिमिलैरिटी में हम लोग क्या देखें हम कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कि या तो वो दो एंगल इक्वल होता है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। या फिर तीनों साइड जो है वो क्या होना चाहिए, तीनों साइड जो है प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। और कन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्या है हमारे पास, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड तो यहाँ अप्लाई नहीं होने वाला है। एंगल साइड हो सकता है, या तो एंगल साइड एंगल हो सकता है, और RHS तो यहाँ अप्लाई होगा नहीं क्योंकि राइट एंगल नहीं है, और SSS यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यानी कि साइड भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि तीनों साइड्स का वैल्यू नहीं दिया। तो हमारे पास बस दो ऑप्शन बचता है कि एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। लेकिन आप ध्यान दे रहे होगे कि ये एंगल और ये एंगल B जो है एंगल E से इक्वल, एंगल C जो है एंगल F से इक्वल है, लेकिन AB जो है वो DE के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि AB का जो वैल्यू है वो 3 है और DE का जो वैल्यू है 1। और कन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका जो करस्पॉन्डिंग पेयर है वो पूरी तरह से वो अपने करस्पॉन्डिंग पेयर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो AB डज नॉट इक्वल टू D,
तो जिसके वजह से ए बी सी जो है वो डी ई एफ के कंग्रुएंट नहीं है, लेकिन ए बी सी जो है वो डी ई एफ के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि इसका दो एंगल जो है आपस में, दो एंगल जो है इसका इक्वल है, इस वजह से ये सिमिलर है। ठीक है, तो अब हमें इसमें ऑप्शंस क्या हो जाएगा? कंग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, ये गलत हो गया क्योंकि हमारा ट्रायंगल भी कंग्रुएंट नहीं है। ठीक है, कंग्रुएंस एज वेल एज सिमिलर, नहीं कंग्रुएंट भी नहीं है लेकिन सिमिलर है, लेकिन कंग्रुएंट नहीं। नाइदर कंग्रुएंट नॉट सिमिलर, गलत, क्योंकि सिमिलर है लेकिन कंग्रुएंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सिमिलर बट नॉट कंग्रुएंट। सिमिलर तो हो रहा है लेकिन कंग्रुएंट नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन है। -1 पे पावर कितना है? n प्लस -1 पे पावर 8 इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 0। कोई भी अगर निगेटिव बेस हो और इवन पावर होता है तो वो पूरे वैल्यू को क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, -1 पे पावर 8 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। -1 पे पावर n, और हम इस 1 को राइट साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? +1। अब देखिए, अब हमको बताना है कि n जो है वो क्या होगा? ऑड होगा या फिर इवन होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो -1 और -1 यानी कि बेस जो दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया। और ये राइट साइड में -1 तभी आएगा जब यहाँ पे हमारा क्या होगा? ऑड पावर होगा। ऑड पावर होगा तभी हमारा यहाँ पे क्या आएगा? -1 होगा। ठीक है, तो देयर इसके वजह से n जो है वो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। एनी ऑड नंबर, यानी कि एनी पॉजिटिव नंबर गलत, एनी नेगेटिव नंबर गलत, एनी ऑड नंबर हो जाएगा इसका। एनी इवन नंबर तो होगा ही नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव बना देगा फिर वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ। देखो 2 ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ ये है, ये पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है, ये भी ग्राफ दिया हुआ है। तो हमको 2 पॉलिनोमियल्स इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इन द ग्राफ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ द। तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्राफ होता है यानी कि जो इक्वेशन होता है वो एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो उसका क्या हो जाएगा? 0 कहलाएगा। एक्स एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा वो उसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो है वो ग्राफ जो है यानी कि इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले इस लाइन को देखते हैं, इस कर्व को देखते हैं। ये एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखते हैं नीचे से भी एक कर्व चलता हुआ आ रहा है, ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, इसकी भी वजह से नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जा रहा है? 2। अब दोनों को ऐड नहीं करना है, ये मत करना गलती। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो दोनों कर्व जो है वो कॉमन पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने की वजह से इसका जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज जो है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में